हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ्स जोन। टुडे मैं इनर प्रोडक्ट का पीआईक्यू सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? जीटा बी ए प्रीमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, प्रीमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब 5 इक्वल टू 1, राइट। इसका मतलब क्या? right, this one 0 and zeta is primitive fifth root of unity, so this part is not equal to 0। इसका मतलब this one is 0, so सीधी बात है this one is 0। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन था उसको यूज करके ये आ गया। इसको मैं स्टार इक्वेशन नंबर स्टार दे दिया हूं। ठीक है, नाउ देखते हैं। ए दिया है आपको, भी जब ये होगा और भी नॉम ए, इसका मतलब भी नॉम ए आपको गिवन है। ओके, तो कैसे डिफाइन किया गया है? भी ए भी ट्रांसपोज। आप भी को रख दो, ए भी ट्रांसपोज को कैलकुलेट करोगे तो जीटा पावर -2 V1 होगा, क्योंकि भी ऑलरेडी दिया है, V1 V2 V3 V4 V5 और उसका ट्रांसपोज लिया हूं। तो क्या होगा? जीटा पावर -1 V2 होगा। ये क्या होगा? V3 हो जाएगा, 1 इंटू V3, राइट। और ये क्या होगा? जीटा V4 होगा और जीटा स्क्वायर V5 होगा, राइट। तो उनके साथ भी को फिर से मल्टीप्लाई करोगे और भी पता है आपको, V1 से V5 तक जो R5 का एलिमेंट है, राइट। तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? R पावर -2 V1 स्क्वायर, सॉरी जीटा पावर -2 जीटा पावर -1 V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस जीटा जीटा V1 स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर V2 स्क्वायर, राइट। सॉरी, ये क्या था? V4 था और V5 था। ठीक है ना, बात हो गया। नाउ यहाँ पे अच्छे से नोटिस करो, यहाँ पे क्या बोला गया है? W नॉर्म A का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब दिस वन इक्वल टू क्या? दिस वन इक्वल टू W ट्रांसपोज का मॉड का स्क्वायर रूट, राइट। सी, ये मेरा ये आया और हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है W इक्वल टू 1 -1 1 1 -1। तो ये जो इनका वैल्यू क्या आया? दिस वन, राइट। इसको यूज करके सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है, नथिंग एल्स। ठीक है ना, इसको यूज करके W ट्रांसपोज कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? जीटा पावर -2 और 1 का होल स्क्वायर, V1 मीन्स दिस वन, V2 मीन्स -1 उनका होल स्क्वायर, तो सीधा सीधा वो भी 1 हो जाएगा। जीटा पावर -1 प्लस 1 प्लस जीटा प्लस स्क्वायर, राइट। दिस वन आ गया। नाउ ये आ गया। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका मतलब होगा 1 बाई स्क्वायर प्लस 1 बाई ईटा प्लस 1 प्लस दिस स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 1 एलसीएम क्या होगा? डी स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 4। और हमें पता है ये जो ऊपर वाला टर्म है इसका वैल्यू 0 है, क्योंकि जीटा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब दिस वन 0। यहां से क्या आएगा? ये जो डेफिनेशन लिखा हो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 0, इसका मतलब 0। तो इनका जो वैल्यू है अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। आपको क्वेश्चन में क्या था ये डिफाइन किया गया था और जीटा के बारे में बोला गया था फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, जहां से क्या आया? मतलब ये आया था, ये जो स्टार इक्वेशन, राइट। आपके पास स्टार इक्वेशन आ गया था, तो उसको यूज करोगे, डेफिनेशन को यूज करोगे, सीधा सीधा आपका आंसर आ रहा है। आंसर क्या? ए ऑप्शन, राइट। क्लियर है ना? ठीक है, क्वेश्चन पे मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये इनर प्रोडक्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्चुनेटली दैट क्वेश्चन ऑल्सो एकदम सिमिलर, मतलब सेम क्वेश्चन नंबर 1 पे जो था सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, बट ये छोटा है, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के ऊपर है। तो ये भी कैलकुलेट करोगे तो भी ए भी ट्रांसपोज
डायरेक्टली मैं लिख दूंगा पावर 1 v1 स्क्वायर प्लस क्या होगा v2 स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू v2 स्क्वायर प्लस जीटा इंटू v का ये आएगा। तो इसको यूज करते हुए आपके पास w का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो w ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा इंटू क्या होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा जीटा इंटू 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको और सिंप्लीफाई करोगे 1 बाई जीटा प्लस 1 प्लस जीटा, ठीक है। इसको करोगे तो 1 प्लस जीटा प्लस डी स्क्वायर बाई दिस। नाउ दिस इज प्रिमिटिव क्यूट रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब इक्वल टू 1, इसका मतलब प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो दिस वन नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब दिस वन इज 0, इसका मतलब ऊपर वाला 0 बाई दिस वन, ठीक है ना, इसका मतलब 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा सिमिलर वे में डब्ल्यू ए का डेफिनेशन क्या होगा मॉड्यूलस डब्ल्यू ए डब्ल्यू ट्रांसपोज, इसका मतलब रूट ओवर 0, इसका मतलब 0 इज द आंसर। अगेन फॉर दिस केस ऑल्सो आपका आंसर होगा ए। ये क्या था देखो रिलेट करने की कोशिश करो, वो 2011 में आया था मतलब शायद दिसंबर में, और ये जून में आया 2012 में। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आता था, मतलब रिपीट हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है ना कॉन्सेप्ट। बट आजकल के दिनों में एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस तो नहीं दिया जाता, बट फिर भी यू कैन फॉलो दैट अप्रोच की पीवाईक्यू में कैसे होता है एक्चुअली, कि पीवाईक्यू करने का क्या एडवांटेजेस है कि पीवाईक्यू आप सॉल्व कर लोगे तो क्या होता है आपको पैटर्न पता चलता है, दैट पैटर्न यू कैन यूज, दैट एक्सपीरियंस यू कैन यूज फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स ना। ओके सी यहाँ पे बोला गया है वी बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस consisting of linear polynomials, this one consisting in the form this, ठीक है। अच्छे से देखने की कोशिश करो, ठीक है। सी with the inner product definition this one, then बोला गया ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ v। देखो हम लोग बेसिस ले रहा है कौन सा, दिस वन एक बेसिस मान रहा है, क्यों दिस वन ए एक्स इज ऑर्थोगोनल सेट मान रहा है। समझने की कोशिश करो क्यों मैं बोलूंगा ऑर्थोगोनल सेट, अच्छे से देखना। यहाँ पे बोला गया है पी जो है वो दिखने में ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बोला गया है ना, इनका फर्स्ट एलिमेंट को नोटिस करो 1 है 1 है 1 है, और ये क्या है ये एक्चुअली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का है। तो एक इनका बेसिस फाइंड करना है, राइट, ठीक है ना, इनका बेसिस पर फाइंड करना है, और इनका बेसिस कैसा दिखेगा 1x, मतलब इनका डायमेंशन 2 लग रहा है, और इनका फर्स्ट जो एलिमेंट है ये 1 है, सबके लिए दिख रहा है। तो हम लोग जो बेसिस स्मार्टली चूज किए गए हैं, फर्स्ट एलिमेंट को 1 फिक्स कर दिया, दूसरे को जनरल वे में रखा, जो ax प्लस बी टाइप का एलिमेंट है उनको रख दिया, इसको ऑर्थोगोनल सेट मान लिया। देखो ऑर्थोनॉर्मल क्यों नहीं ले रहा है, ऑर्थोनॉर्मल मीन्स क्या, नॉर्म से डिवाइड कर दोगे तो बात बन जाएगी। बाकी ऑर्थोगोनल सेम है, ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है उनका नॉर्म, उनका मॉड्यूलस वैल्यू 1 होना चाहिए, राइट, उनका नॉर्म वैल्यू। हम लोग इनर प्रोडक्ट बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलस नहीं बोलेंगे नॉर्म बोलेंगे, क्लियर। सी अभी देखो लेट हम लोग ये मान लिए, इसका मतलब क्या, इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ऑर्थोगोनल का मतलब वही होता है। इसको हम लोग डेफिनेशन करेंगे, ये जो डेफिनेशन दिया है इनर प्रोडक्ट ऑफ पी और क्यू का क्या होगा 0 to 1 1 इंटू एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करोगे ए एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 प्लस बी एक्स 0 to 1 इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो a बाई 2 प्लस बी इक्वल टू 0, इसका मतलब a इक्वल टू माइनस 2b, राइट, हमारे पास ये आया। नाउ देखो सी ए बी कौन है, रियल नंबर है ना, हम लोग सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या ले सकते हैं, देखो बी को 0 नहीं ले सकते यार, देखो क्यों नहीं ले सकते, देखो b इक्वल टू 0 इंप्लाई करेगा a इक्वल टू ऑल्सो 0, इसका मतलब ax प्लस बी जो है वो 0 वेक्टर हो जाएगा, और वो कोई एक सेट में चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बेसिस नहीं बनेगा ना, बेसिस तो नहीं बनेगा ना,
ठीक है ना, एनी सेट कंटेन जीरो वेक्टर इज लिनियरली डिपेंडेंट ना, तो बेसिस नहीं फॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए बी, सो बी नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म, बी को 1 चूज कर लिए हो तो ए क्या बन जाएगा आपका, बी को 1 चूज कर लिए हो तो आपका ए क्या बन जाएगा, ठीक है, ए -2 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा ना, 1 कोमा क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, इसका मतलब 1 - 2x। दिस वन इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ भी। नाउ हमें क्या करना है, ऑर्थोनॉर्मल चाहिए, एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ भी पूछा गया है। तो लेट v1 इक्वल टू 1 एंड v2 इक्वल टू 1 - 2x, उनका नॉर्म फाइंड करेंगे। v1 नॉर्म मीन्स क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ v1 v1। नाउ v1 फाइंड कर लेते हैं, बाय डेफिनेशन 0 to 1 1 into 1 dx, इसका मतलब 1 हो जाएगा, इसका मतलब √1 इक्वल टू 1। तो v1 का नॉर्म 1 आ रहा है। व्हाट अबाउट v2 का नॉर्म, v2 का नॉर्म फाइंड करेंगे तो पहले इनर प्रोडक्ट ऑफ v2 v2 फाइंड कर लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 1 - 2x उनका होल स्क्वायर dx। इसको कैलकुलेट करके देखो क्या होगा, 0 to 1 1 - 4x प्लस 4x स्क्वायर dx। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1 - 2 प्लस 4/3, इसका मतलब होगा 4/3 - 1 1/3 हो जाएगा, राइट, एम आई राइट, ठीक है ना। तो देन क्या आ रहा है नाउ, सो यहां से क्या आ रहा है, तो v2 नॉर्म क्या होगा, उनका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। सो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या बनेगा, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या बनेगा, 1/1 v/v1 नॉर्म, और दूसरा वाला क्या था 1 - 2x बाई v2 नॉर्म मीन्स 1/√3, राइट। इसका मतलब हो जाएगा 1 √3 से 1 - 2x, ठीक है। आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सी देखो यहाँ पे दिस वन है, ये तो होगा नहीं, इसका इनर ये ऑर्थोगोनली नहीं है, जो ए ऑप्शन है ये ऑर्थोगोनली नहीं है। इसको भी चेक करके देखो, ये भी ऑर्थोगोनल नहीं है, इसको भी चेक करके देखो ऑर्थोगोनल नहीं है, ओनली बच रहा है दिस वन। आप बोलोगे मेरा क्या आया है 1 √3 से 1 - 2x। भाई v1 एंड v2 ये ऑर्थोगोनल है ना, ऑर्थोगोनल, ठीक है। देन v1 -v2 भी तो ऑर्थोगोनल होगा रे भाई, होगा ना। तो ये मेरा ऑर्थोनॉर्मल सेट दिस वन आया, दिस वन, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट, आई एम राइट, क्योंकि दे स्टिल ऑर्थोगोनल, माइनस से स्केलर, कोई ये के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, के स्केलर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज स्टिल ऑर्थोगोनल विथ v1, राइट। सो सी ऑप्शन इज एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। इसको एग्जाम हॉल में तुरंत जाके कैलकुलेट कर सकते हो, स्मार्ट टेक्निक है, आपको पता है, आपको सीधा सीधा देख रहा है, ए ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ए ऑप्शन नहीं हो रहा है, बी ऑप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट 0 to 1 x इंटू dx कुछ भी करोगे तो नॉन जीरो टर्म आएगा, सो ऑर्थोगोनल नहीं है। डी ऑप्शन को और सी ऑप्शन को चेक करोगे तो डी ऑप्शन कट जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, आप तुरंत लिख दोगे, बट प्रोसीड्योर एग्जैक्ट क्या था मैं एक्सप्लेन किया हूं, ओके, ठीक है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो आई थिंक ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सी कंसीडर आर क्यू विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट W सबस्पेस स्पैन बाय, देखो गिवन क्या है, W इक्वल टू स्पैन का नोटेशन 20 होता है, 1 0 -1। नाउ व्हाट इज द बेसिस ऑफ द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, व्हाट इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये R3 का सबस्पेस है, इसका मतलब एनी V इन R3 such that V, W equal to 0 for all W in capital W, मतलब W का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा वो कौन होगा, R3 का दैट एलिमेंट्स जो W का जो बेसिस है, मतलब W का जो एलिमेंट है उनके साथ इनर प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा। तो ये डेफिनेशन है भाई, ठीक है ना, मैं पहले थ्योरी में ही एक्सप्लेन कर चुका हूं,
कि डब्ल्यू का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो होता है उनका डेफिनेशन ये है, राइट। ओके, सी नाउ क्या है, नाउ हम लोग ऑप्शन से डिस्कस कर देंगे। देखो इसको मैं W1 नॉर्म मान लिया, तो इनका जो वेक्टर्स है इनके साथ इनका क्या होना चाहिए, देखो इसका नाम दे देता हूं W1, ठीक है। इसको मैं W2 W3, देखो W2 के साथ W1 का इनर प्रोडक्ट 0 और W3 के साथ W1 का इनर प्रोडक्ट 0 हो गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे बेसिस ऑफ W नॉर्म। क्यों? क्योंकि भाई W इनर प्रोडक्ट ऑफ W नॉर्म इक्वल टू R क्यूब हमें पता है ऑलरेडी ना, दिस रिजल्ट पता है, कैसे आया है पता है, डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W नॉर्म इक्वल टू 3। ये दो लाइन क्यों लिखा हूं, बॉक्स किया हूं, क्योंकि आपको रिलेट करवाने के लिए कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा है, सब कुछ लॉजिकल है, ठीक है ना। भाई R3 का डायमेंशन 3 है, W में एक ही वेक्टर है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो W जो नॉर्म होगा मीन्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा, उनमें दो ही वेक्टर होंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और दैट वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर ऑफ W, राइट। सी, ठीक है ना। सी फर्स्ट ऑप्शन में W2 के साथ W1 का इनर प्रोडक्ट करोगे तो बिल्कुल जीरो हो रहा है, W1 W2 का इनर प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, एंड W1 W3 का इनर प्रोडक्ट भी जीरो हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है, राइट। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन चेक करके देखो, ये वाला मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 2 1 कोमा 1 0 -1, ये तो जीरो हो रहा है क्योंकि 1 + 0 -1, बट दूसरा वाला जो है ना ये नॉन जीरो दे रहा है, इनर प्रोडक्ट करोगे तो ये ऑप्शन गया, इसको भी चेक करना, ये भी गया, और ये W नॉर्म का बेसिस हो ही नहीं सकता, एस डायमेंशन ऑफ W नॉर्म इक्वल टू 2। देखो आप बोलोगे हम लोग इनर प्रोडक्ट को जीरो करके देख लेंगे, भाई क्यों देखेंगे, हमारे पास और कुछ पॉसिबिलिटीज है ना, हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। W नॉर्म का डायमेंशन 2 है, इनके अंदर तीनों वेक्टर है, बोला गया है बेसिस बोलो W नॉर्म का, तो ये हो ही नहीं सकता, तीन वेक्टर है तो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, नॉट बेसिस, राइट। ये सब आपको दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि W नॉर्म का डेफिनेशन बोल दिए है तो डेफिनेशन से ही डी को वेरीफाई कर रहे हो, डी वेरीफाई नहीं करना है आपका। नेट एग्जाम आपको क्लेम करते हैं, मतलब उनका क्लेम ये है कि स्टूडेंट के पास कितना स्मार्ट ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या होता है, ट्रिक्स मतलब आपके पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, इसको देख के ही लगेगा। हमें पूछा गया है बेसिस के बारे में, इसके अंदर तीनों वेक्टर है, W के अंदर ऑलरेडी एक वेक्टर है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंट होगा, ये बेसिस कभी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन ऐसे कट जाएगा, राइट। सो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। ओके, दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई थिंक आपके लिए क्लियर है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच करना चाहिए, आप लॉजिकली देखो, एक बार बिलीव रखो एंड ये सॉल्यूशन सीरीज को देखो, आपके लिए तो कुछ ना कुछ मतलब इंप्रूवमेंट भी होगा और एडवांटेजेस भी मिलेगा, राइट। ओके, सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये बोला गया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रोटेट्स ईच वेक्टर ऑफ आर स्क्वायर क्लॉकवाइज 90 डिग्री। आप सोचो क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, इसका मतलब क्या, मैं बोलता हूं अच्छे से, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोला है, अब अच्छे से देखो। आप बोलोगे आपको रोटेशन मैट्रिक्स की जरूरत है, आर थीटा रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, राइट। इसको यूज करोगे, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यहाँ पे क्लॉकवाइज बोला गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू -90 डिग्री हो जाएगा, समझ में आया, उल्टा होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये फॉर्मूला है, क्लॉकवाइज हो जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन आर थीटा से दिस वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसका वैल्यू मैं V1 मानता हूं, इसको मैं V2 मानता हूं, ठीक है। आर थीटा V1 कैलकुलेट करो, आर थीटा V2 कैलकुलेट करो, देन मूव करो, ठीक है, ये एक मेथड है, क्लियर। हमारे पास आर थीटा कहां से आता है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ओके।
हम लोग यहाँ पे जियोमेट्रिक अप्रोच से भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, क्लियर है ना? ठीक है। नाउ सी, नाउ देखो यहाँ पे मैं रोटेशन मैट्रिक्स को यूज ही नहीं करने वाला हूं। क्या है हमारा फर्स्ट वेक्टर, क्या है यहाँ पे 1 0 है, राइट? ये मेरा v1 पोजीशन है, ये मेरा v1 है। v1 क्या है 1 0। बोला गया है जो वेक्टर है उनको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है 90 डिग्री। इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करोगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये होगा क्या, v1 कहाँ पे जाएगा, v1 डैश पे कन्वर्ट हो रहा है, आई एम राइट? और इनका वैल्यू क्या है 0 -1, कोऑर्डिनेट वाइज वही देख रहा है। v2 क्या दिया है 0 1, 0 1 दिया है, ये आपका v2 है, v2 इक्वल टू 0 1। ठीक है, ये आपका v2 है एंड v2 को भी 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो v2 आके v2 डैश हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा 1 0। इसका मतलब क्या, जो t है t को 1 0 के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपका आ रहा है 0 -1, t को 0 1 के ऊपर अप्लाई करोगे आ रहा है 1 0। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस की रेस्पेक्ट में नहीं लिख सकते, 0 × 1 0 प्लस -1 × 0 1 ऐसे लिख दिया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 1 0 प्लस 0 × 0 1 लिख सकते हैं। सो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमें क्या क्या चाहिए, मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स को पूछा गया है, तो मैट्रिक्स क्या होगा, इनका जो कोएफिशिएंट है, इनका कोएफिशिएंट है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दोगे 0 -1, इनका जो कोएफिशिएंट है, इनका कोएफिशिएंट है सेकंड कॉलम में लिख दोगे दिस वन। दिस इज द आंसर आपके लिए। ओके ना? तो मैं एक मेथड बोला हूँ रोटेशन मैट्रिक्स को यूज करो। आपको सबको पता है, जियोमेट्री पढ़े हो और आपको पता है ये रोटेशन मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे थीटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज था तो थीटा को -90 कर दिया, 90 डिग्री था माइनस से कर दिया, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों का बस डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी एवरीथिंग सेम है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कम चल जाएगा, देन जाके आप स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, दूसरा मेथड, ये है सेकेंड अप्रोच। ओके, मैं सेकेंड अप्रोच से आपको दिखाया हूं, ऐसे भी मैट्रिक्स आता है। दिस वन योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, आंसर होगा बी, बाकी ऑप्शंस होगा ही नहीं। क्लियर? तो दो मेथड है। ये मेथड जानने का फायदा क्या है, एक तो रोटेशन मैट्रिक्स है, दूसरा है कॉमन सेंस, कि हमें 90 डिग्री जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। और 90 डिग्री का एडवांटेजेस क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ही रहेगा, क्योंकि 1 0 0 1 वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और वाई एक्सिस के ऊपर है। उसको 90 डिग्री रोटेट करोगे तो वो कोई नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस में ही रहने वाला है। और उनको हम लोग आर स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस की कॉम्बिनेशन में लिख देंगे और उनका जो कोएफिशिएंट्स होगा उनको कॉलम वाइज लिख देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका वही होता है, राइट? तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आई थिंक ये जो सॉल्यूशन है ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 आता रहेगा और वो प्लेलिस्ट में ही इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।